हेलो एवरीवन, दिस इज अबू स्नेही और आज हम 28 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और कैसे करंट अफेयर्स को हमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर करना है उनको भी देखेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल्स को ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करना। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। डिस्प्लेज लेबनीज रिटर्न एज सीज फायर कम्स इनटू फोर्स। सो इसराइल एंड लेबनन में एक पर्टिकुलर वॉर अभी हो रहा है एंड कुछ टाइम से हो ही रहा है, पिछले 1 डेढ़ साल से। एंड ये एक तरह से एक्सटेंशन माना जाता है इसराइल पैलेस्टीन वॉर का। तो अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक ओवरव्यू दूँ उसका, सो इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बीच में जो ईरान है, ईरान डेफिनेटली पैलेस्टीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, पैलेस्टीन की राइट ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस को भी। ईरान ने बहुत सारे टूल्स को यूज़ करा है, जिसमें से एक उनका टूल है जिसका नाम है हेजबोला। हेजबोला एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर मतलब वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम करती है वो किसी भी कंट्री या पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, और वो अपने आप में ही एक नॉन स्टेट एक्टर है। बट ये एक एक हिडन सीक्रेट नहीं, एक ओपन सीक्रेट है कि ईरान ने हेजबोला को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखा है। तो ये हेजबोला वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ है? ये है लेबनन में। तो इसराइल के ठीक ऊपर एक कंट्री है लेबनन, और यहाँ पर ही हेजबोला स्टेशनड है। एंड हेजबोला ईरान पे अटैक करती है और ईरान भी हेजबोला पे अटैक करता है। इसके कारण इसराइल एंड हेजबोला इसराइल पे अटैक करता है और इसराइल भी रिटेलिएट करता है, और इस कारण इसराइल एंड लेबनान के बीच में एक वॉर भी चल रहा है। तो अगर इसका मैप देखें तो वो ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत टाइम से चल रहा है। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा जिसमें ये पूरा इसराइल है, एंड यहाँ पे जो रीजन अब मैं बना रहा हूँ, एक तो ये वाला रीजन जिसको हम कहते हैं गाजा स्ट्रिप, और एक ये वाला रीजन जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये दोनों मिलाकर बनता है पैलेस्टीन। ठीक है, तो वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप, इन दोनों को मिलाकर ही पैलेस्टीन बनता है। सो ये एक पर्टिकुलर मैप है जो कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसराइल के बहुत सारे सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक के अंदर अभी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मैप कुछ ऐसा दिखेगा। जो ब्लैक वाला रीजन है वो इसराइल के सेटलमेंट्स वहाँ पे वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टीन में रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल अग्रीएबल सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, जिसमें मैप कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे ये पूरा पार्ट पैलेस्टीन का है और ये गाजा वाला भी। एनीवे, अगर आप इसराइल के राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर है जॉर्डन, एंड जॉर्डन और इसराइल के बीच में एक नदी जाती है बॉर्डर पर, और इस नदी का नाम है जॉर्डन रिवर। इस नदी का नाम ही जॉर्डन रिवर है। ये जॉर्डन रिवर 2 लेक्स को कनेक्ट करती है। ऊपर भी एक लेक है, फिर बीच में ट्रैवल करती है, और नीचे एक और लेक में ये एंड हो जाती है। तो ये वाली जो वाटर बॉडी है इसका नाम है डेड सी, जो यहाँ पर है। एंड ऊपर जो वाटर बॉडी है इसका नाम है लेक टिबेरियस, जो कि इस डायरेक्शन में है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जोग्राफिक क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा लेबनन का भी मैप देख लेते हैं। देखो, जब आप इसराइल से थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पर है लेबनन। ठीक है, और इसराइल के नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया। नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है। द प्रॉब्लम इज कि इसराइल की सीरिया के साथ भी एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो पूरा रीजन है ना, जो मैंने अभी यहाँ पे ग्रीन से शेड करा है, इसको बोलते हैं गोलन हाइट्स। ये है गोलन हाइट्स, एंड ये इसराइल एंड सीरिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन भी है। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। एंड ऊपर इसराइल के लेबनन है। एंड बस यही दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं ये मेडिटेरेनियन सी से लगी हुई है डायरेक्टली। एंड लेबनन चारों तरफ से सीरिया से भरा हुआ है, सीरिया से कवर्ड है, और नीचे के साइड है लेबनन के इसराइल। नीचे मतलब सर्दर्न साइड में लेबनन के इसराइल आता है। तो ये जो पूरा जोग्राफिकल ओरिएंटेशन है इस पर्टिकुलर रीजन का, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी न्यूज़ क्या हुई है? इसराइल और लेबनान में वॉर चल रहा था, जो मैंने आपको बताया उसका रीज़न। एंड 14 मंथ से फिलहाल वो चालू था। ये चीज़ अभी नहीं है, ये चीज़ें 20-30 सालों से चल रही है, बट अभी रिसेंटली पिछले 14 महीने में वापस रिज्यूम हो गई थी। एंड यूएस और फ्रांस ने यहाँ पे एक डील ब्रोकर कराई है, जिसमें अब हेजबुल्ला और इजरायली जो ट्रूप्स हैं वो पीछे आ जाएंगे। आई थिंक मैंने गलती से कुछ जगह
इसराइल को ईरान बोल दिया तो प्लीज़ वहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। ईरान तो हेजबोला को सपोर्ट कर रहा है और हेजबोला इसराइल के अगेंस्ट है। ये पूरा ये छोटी सी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जोग्राफिक ओरिएंटेशन है इन सारी कंट्रीज़ की। तो आपको पता होना चाहिए कि इसराइल के जो साउथ वेस्ट में कंट्री है वो इजिप्ट है, और इसराइल के नीचे एक वाटर बॉडी भी है। यहाँ पे इसराइल एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी से कनेक्टेड है जिसको बोला गया है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। एंड यहाँ पे इसराइल के ईस्टर्न साइड जॉर्डन है। ये तो खैर हमें पता ही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस वर प्रिवेंटेड इन अ ईयर, सेज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। एंड चाइल्ड मैरिज भी बहुत ही एक ऐसी पर्टिकुलर एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रेडिशन है जो फीमेल चाइल्ड एंड इवन मेल चाइल्ड के जो फंडामेंटल राइट्स है उसके काफ़ी अगेंस्ट हैं। तो कुछ डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज पे क्वेश्चन GS1 सोसाइटी के अंदर आ सकता है। वो ही नहीं, जो विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन या फिर विमेन की वल्नरेबिलिटी के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है GS1 सोसाइटी में और आपसे एग्जांपल्स पूछे जाए तो बहुत सारे एग्जांपल है, वहाँ पे आप चाइल्ड मैरिज भी एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सो जो मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने ये सजेस्ट करा है और ये डेटा प्रेजेंट करा है कि जब से प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया है, जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था 2006 में, तब से लेके आज तक जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं वो आधी हो चुकी हैं अब, और वो 23% से वो 47% से 23% के अराउंड पहुंच चुकी है। तो इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये सब ध्यान रखना है। ये 47 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी कितना है 23%, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये आधी हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं और ये डेटा मेंस में डिफरेंट पेपर्स में GS2 के अंदर, ऐसे के अंदर और इवन इंटरव्यू में भी आप ऐसी चीज़ें कोट कर सकते हो। सो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जब 2006 में आया था, तब से अब तक जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी वो आधी हो चुकी हैं जितनी हो रही थी। बट एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इंडिया में कितनी टोटल मैरिजेस चाइल्ड मैरिजेस हैं? देखो, जब आप इन चीज़ों को काउंट करोगे तो यहाँ पे 23% वही नंबर है। तो मतलब 1 in 5 गर्ल्स इन इंडिया 18 एज क्रॉस करने से पहले ही उनकी शादियां हो रही हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं जिनकी भी शादी ऐसे हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसको डील करने के लिए, क्योंकि देखो 23% एंड 1 in every 5 गर्ल, ये नंबर भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। सो इन चीज़ों को और कम करने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है, बाल विवाह मुक्त भारत। तो यहाँ पे भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैंपेन जो है ये कौन चला रहा है? तो ये चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड ये बाल विवाह मुक्त भारत कितने स्टेट्स में चल रहा है? ये 7 स्टेट्स में चल रहा है, 7 स्टेट्स में है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा एंड असम एंड आंध्र प्रदेश। ये आई विल रिकमेंड कि ये जो सातों के 7 स्टेट्स हैं ये भी आप थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ पर राजस्थान है, फिर यहाँ पे बिहार और वेस्ट बंगाल तो साथ साथ में ही आ गए, फिर यहाँ पे असम और त्रिपुरा ये भी साथ में आ गए, फिर नीचे है आंध्र प्रदेश एंड ठीक है, नीचे आंध्र प्रदेश है। उसके अलावा उसके ऊपर की साइड झारखंड है, थोड़ा एक्चुअली बिहार के नीचे ही झारखंड भी आ जाएगा। तो राजस्थान यहाँ पे, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एक साथ है, त्रिपुरा, आसाम एक साथ है। तो ऐसा आप याद रख सकते हो 7 स्टेट्स। सो इस पे ना क्वेश्चन बन सकता है। सो यहाँ पे कैंपेन चलेगा ओवरऑल जो नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज के केसेस हैं उनको कम करने के लिए। द कैंपेन विल कॉल ऑन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू डिवाइस एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस द चाइल्ड मैरिज बिलो 5%। तो इन 7 स्टेट्स में तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब को ये बोला जाएगा कि वो अपने अपनी रीजन के अंदर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाएं जिससे चाइल्ड मैरिज की जो रेट है वो 5% से कम हो जाए 2029 से पहले। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी तो 23% के अराउंड है ना, अराउंड 23% है। हमारे एम है 2029 आते आते जो चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंस है वो 5% तक कम हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, काफ़ी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस है। होपफुली ये पूरा हो तो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। तो यहाँ पे ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है एक पर्सपेक्टिव से। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना और कुछ डेटा भी है जो हमारे काम का है। एक्चुअली हुआ ये है कि जैसे दिल्ली में एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है। यूजुअली क्या होता है कि स्कूल्स बंद कब होते हैं? विंटर्स में जब बहुत तेज़ लू चलती है या बहुत गर्म हवा चलती है तब स्कूल्स बंद हो जाते हैं।
सॉरी नॉट विंटर्स, समर्स में जब ऐसा होता है तब होता है, और विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तब भी जो स्कूल्स है वो बंद हो जाते हैं। और ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस है कि हाँ, अगर वेदर थोड़ा एक्सट्रीम है तो स्कूल बंद कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अक्टूबर में, नवंबर में और पूरे दिसंबर में एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है और इन तीनों महीने स्कूल्स बंद रहेंगे एयर क्वालिटी ख़राब होने के कारण, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन लॉस हो सकता है बच्चों का इससे। तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो उन्होंने बोला है कि मिड नवंबर में ही बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन वापस शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में जो बच्चे हैं उनको बाहर निकलना इज़ नॉट एडवाइजेबल, एंड दैट इज़ वाई जो स्टूडेंट्स हैं अब वो फिजिकल स्कूल में नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं अब एक इंडोर स्कूल में, मतलब बेसिकली वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे जीआरएपी मेजर्स लग चुके हैं। जीआरएपी क्या होता है? सी दिल्ली में 2019 में एक बॉडी बनाई गई थी, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि ये ग्राउंड रियलिटी देखेगा कि एयर क्वालिटी कितनी ख़राब है और उसी के अकॉर्डिंग मेजर्स लेगा। अगर एयर क्वालिटी कितनी ख़राब है वो डिटरमाइन करने के लिए एक जीआरएपी बनाया गया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब इसके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो अगर जो एयर क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब है, CAQM को लगता है कि एयर क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, तो वो जीआरएपी का फर्स्ट स्टेज के मेजर्स अप्लाई कर देगी, जिसमें अगर यहाँ पे माना चाहता है कि पुअर एयर क्वालिटी होगी तो कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं रुक जाएंगे। फिर जीआरएपी, अगर एयर क्वालिटी और ख़राब है तो जीआरएपी 2 स्टेज को यूज़ करा जाता है, और जीआरएपी 2 स्टेज तब आती है जब क्वालिटी वेरी पुअर की कैटेगरी में हो। एंड इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कुछ व्हीकल्स हैं, उनको भी रोका जाएगा। अगर एयर क्वालिटी और भी ख़राब है तो जीआरएपी स्टेज 3 के मेजर्स लिए जाते हैं, और इस एयर क्वालिटी को बोलते हैं सीवियर। और जीआरएपी स्टेज 4 तब होता है जब एयर क्वालिटी सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच चुकी होती है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है, और इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं जीआरएपी के। तो अगर कोई भी स्टेज में जीआरएपी के कोई भी सिटी आती है, स्पेशली दिल्ली में ही लगता है जीआरएपी, और CAQM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीआरएपी को लगाए, तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अब घर में ही रहेंगे और ऑनलाइन मोड पर एजुकेशन लेंगे। अब हो क्या रहा है कि देखो 2023 में दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ऐसा डे था, क्योंकि एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स है ना, उसमें गुड, बैड, पुअर, ऐसे वेरी पुअर, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एयर क्वालिटी के मार्क्स हैं। अब देखा यह गया कि 2023 में सिर्फ एक ऐसा दिन था पूरे साल में जब एयर क्वालिटी गुड क्राइटेरिया में आती थी, सिर्फ एक दिन था ऐसा। और 2024 में तो एक ऐसा दिन आया भी नहीं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ने बोला हो कि आज गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये याद रखना, बट ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन स्कूलिंग। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर जो महीने जहाँ पर जो ओवरऑल स्कूलिंग है वो फिजिकली होनी चाहिए और स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए, और वहाँ पे आपने ऑनलाइन स्कूल्स में उनको शिफ्ट कर दिया, तो इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। पहले उन्होंने बोला कि स्विचिंग टू ऑनलाइन क्लासेस इम्पैक्ट्स एजुकेशन एंड डिनाइज चिल्ड्रन मिड डे मील्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मिड डे मील स्कीम्स स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में चालू करी ही इसलिए गई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, स्कूल्स में नहीं जाते थे। पहली बात तो ये, और क्यों नहीं जाते थे स्कूल्स में वो? क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते थे। एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनको अपने पेरेंट्स की मदद करनी होती थी, क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते थे तो उनके पास खाने का पैसा नहीं होता था। तो उन्होंने बोला कि एक तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और वो स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि वो घर पे काम कर रहे हैं या इधर उधर है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसे कमा नहीं पड़ेंगे तभी जाके उनको आज की 2 वक्त की रोटी मिलेगी। सो यहाँ पे क्या किया गया, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट कर दी। इससे क्या होगा, इससे बच्चे स्कूल भी आएंगे और उनको खाना भी मिल जाएगा फ्री में, है ना। लेकिन अगर आपने स्कूल को बंद कर दिया और ऑनलाइन एजुकेशन आप देने लग गए, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स भी, तो क्या होगा, जो मिड डे मील स्कीम है ये रुक जाएगी, क्योंकि बच्चे को अब खाना मिलेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी स्टेटमेंट वाइज, और मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन को आप एनालाइज करो और इसको क्रिटिकली एनालाइज करो, इसकी अच्छाई बताओ और बुराई बताओ। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे बड़ी ये है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन क्लासेस रिप्लेसमेंट नहीं है
फिजिकल लर्निंग की, क्योंकि इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है वो एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर उनको मिलेगा, जिससे डेफिनेटली उनकी जो आईज़ है और उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसको काफ़ी डैमेज होगा। जब भी लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, स्पेशली किड्स, किड्स के जो ब्रेन होते हैं ना, वो थोड़े प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक मतलब उनमें जो बदलाव है उसके उनके ब्रेन में वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है। तो अगर वो बचपन से ही स्क्रीन के थ्रू सारी चीज़ें या सारे एक्सपीरियंस लेने लगे, तो उनके ब्रेन की जो विजुअलाइजेशन पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, और जो ओवरऑल न्यूरॉन डेंसिटी है शायद वो भी उतनी ना रहे। सो स्क्रीन एक्सपोजर की बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो टेम्पररी बेसिस पे है तो ठीक है, मतलब 1-2 दिन या 1 हफ्ते, लेकिन आप 1-1, 2-2, 3-3 महीने ऑनलाइन क्लासेस दोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किड्स को। देन डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन पुअर, ऑब्वियसली जो पुअर है उसके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है एक घर में, पुअर घर में सिर्फ एक ही फ़ोन हो, और वो भी जो मान लेते कोई पेरेंट है जो कि बाहर काम करने गया है, तो वो फ़ोन तो घर में रहा ही नहीं अब। कोई स्मार्टफ़ोन नहीं हो, या स्मार्टफ़ोन होगा तो बहुत पुराना होगा, नया वर्ज़न नहीं है, तो जो ऐप्स हैं एजुकेशन वाली वो शायद उस फ़ोन में डाउनलोड ना हो पाए। फिर प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की। जो पुअर लोग हैं उनके पास इंटरनेट खरीदने का के पैसे नहीं होते। सपोज़ इंटरनेट भी है या वाई-फाई है, जो भी है, तो घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी तो बहुत इंटरमिटेंट होके आती है घरों में, और वाई-फाई कैसे चलेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी 5-6 घंटे बंद रहेगी तो। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पुअर लोग हैं उनके पास और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ पे डिजिटल फ़ोन ही नहीं होगा, स्मार्टफ़ोन नहीं होगा, बहुत ही बेसिक फ़ोन होगा। तो वो लोग या वो बच्चे कैसे एक्सेस करेंगे प्रॉपर लर्निंग को? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लर्निंग गैप निकल के आ सकता है। ठीक है? तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के और ऑनलाइन स्कूलिंग के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, बाय द वे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे एक और न्यूज़ थी कि बहुत सारे बच्चों को बोला गया कि आप मास्क पहन के आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो जो पोल्यूशन वाले N95 मास्क हैं उनको पहनने के लिए बोला। लेकिन साइंटिफिकली जो चिल्ड्रन अंडर 5 हैं उनको मास्क रिकमेंड करा ही नहीं जाता, और जो 6 टू 11 वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत ही कम मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। उनके लंग्स अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो मास्क के थ्रू प्रॉपर रेस्पिरेशन कर पाएँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और अभी जो मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये जो ऑथर हैं ये क्यों बुराई कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, इनको क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन से? ये बोल ये रहे हैं कि हम अभी भी, जब भी दिल्ली की एयर पोल्यूशन की बात आ रही है, तो हम अभी भी सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं बस। दिल्ली में एक डिजीज़ है, क्या डिजीज़ है? एयर पोल्यूशन की। इस एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। ठीक है, विजिबिलिटी कम हो गई, तो हमने स्मॉग टावर्स का यूज़ कर लिया। एयर पोल्यूशन के कारण जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमने क्या करा, एयर प्योरीफायर यूज़ करने चालू कर दिए हर जगह। ठीक है, इसके एयर पोल्यूशन के कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी, तो हमने क्या करा, बच्चों को बोला कि आप घर पे ही रहो, आप होम पे रहो, या फिर आप मास्क पहनो। इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि हम सिम्टम्स को ट्रीट कर जा रहे हैं बस, लेकिन जो मेन डिजीज़ है एयर पोल्यूशन की उसको नहीं ट्रीट कर रहे। अगर एयर पोल्यूशन हो ही ना, तो इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। ये ऑथर बोल रहे हैं कि आप मेन एयर पोल्यूशन को सॉल्व करो, और वो भी इंटीग्रेटेड मैनर में। ऐसा पहले मैंने भी आपको बताया था बहुत टाइम पहले, एक और आर्टिकल आया था जब, कुछ 1 हफ्ते पहले आ रहे हैं आई गेस, जिसमें यही चीज़ बोली गई थी कि हमें एयर पोल्यूशन को इंटीग्रेटेड मैनर में सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ हम सिम्टम्स को ही नहीं ठीक कर सकते। फिर इन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए, जैसे कंटिन्यूटी और फिजिकल क्लास पे फोकस करा जाए, और मतलब बच्चों को स्कूल तो आने दो, लेकिन उनको बोल दो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम करो, और ख़त्म ही कर दो आउटडोर एक्टिविटीज़, लेकिन उनको फिजिकल स्कूल में तो एटलीस्ट लाओ। दूसरी चीज़, अगर आपको एयर क्वालिटी से प्रॉब्लम है, तो क्लासरूम्स के अंदर आप एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ को बंद कर दो, डोर्स को बंद कर दो, लेकिन बच्चों को फिजिकली स्कूल में भेजो। देन टेलर मास्क यूसेज टू चिल्ड्रन विद रेस्पिरेटरी कंडीशंस, जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस जिनको है उनको तो बिल्कुल भी मास्क यूसेज नहीं कराना चाहिए, और मास्क यूसेज को सिर्फ साइंटिफिक रीजन के लिए ही यूज़ करें, एक्सेसिवली हर किसी को नहीं पहना देना चाहिए। देन ऑनलाइन क्लासेस शुड नॉट रिप्लेस इन पर्सन लर्निंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये तो इनका सजेशन है ही, कि इन पर्सन जो लर्निंग हो रही है, या जो स्कूल बेस्ड लर्निंग है, फिजिकल लर्निंग, वो चालू रहनी चाहिए।
देन उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल ऐसी जो डिजीज हैं इनसे ये ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, तो उनको आप वैक्सीनेशन भी देख सकते हो, ताकि अगर वो एयर पोल्यूशन वाले इलाके में निकलते भी हैं तब भी उनको एटलीस्ट वैक्सीनेशन के कारण ये डिजीज़ जो है जल्दी इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक एक्शन है। तो आप समझ सकते हो कि ये थोड़े प्रैक्टिकल सोल्यूशंस है, और प्रैक्टिकल सोल्यूशंस आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। और एयर पोल्यूशन से जब भी अगर आप फ्यूचर में कोई आंसर लिखते या किसी से बात करते एयर पोल्यूशन की, तो वहाँ पे ये बात नहीं आती कि जो एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलती। तो ये कितना बड़ा रीच है। मैंने बोला कि एयर पोल्यूशन से बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रही, तो बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा कि ऐसा कैसा लिंक है, यहाँ से तो कुछ लिंक हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप ढंग से सोचोगे, इस आर्टिकल को आपने पढ़ा है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये चीज़ें भी लिंक्ड है। तो आप देख सकते हो कि एयर पोल्यूशन के जो नुकसान है वो सिर्फ इतने नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मल्टी डिमेंशनल नुकसान एयर पोल्यूशन से हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। टैक्स कट्स मे हैव सेव्ड 3 लाख करोड़ फॉर इंडियाज कॉर्पोरेट्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके लिए टैक्स में ना कुछ छूट दी थी उनको, कुछ कट्स दिए थे, कुछ एग्जाम्पशंस दिए थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो गया और इकोनॉमी को इतना कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। ये डेटा सजेस्ट कर रहा है जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें ना इंटरव्यू में बहुत डिस्कशन हो जाता है इसका, कि वो आपसे पूछ लेंगे रैंडमली, अच्छा ये बताओ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम करा है, इसके फ़ायदे और नुकसान बताओ। तो अब ये डेटा ना उन डिस्कशन में बहुत काम आता है, और ये चीज़ें प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। टैक्स जो पूरा सिस्टम है इस पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है GS3 में, तब भी ये डेटा आपके काम का रहेगा। देखते क्या होता है। 2019 से पहले क्या होता था, रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो 2019 से पहले क्या हो रहा था कि जो इंडिया की खुद की कंपनीज थी, जिनको आप डोमेस्टिक कंपनीज बोल सकते हो, जिनका जो ओवरऑल टर्नओवर 400 करोड़ से कम था, ठीक है, 400 करोड़ से कम था, उन पर 25% टैक्स लगता था अलग से, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ये था कॉर्पोरेट टैक्स। जो कंपनीज ऐसी थी जिनका एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा था, उन पे लगता था 30% टैक्स। ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए बाय द वे, ठीक है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है ये नंबर्स याद रखना। यहाँ पे क्या है, 25, 400 एंड 35 परसेंटेज ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। हुआ क्या इससे, कंपनीज अवेल डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट एज वेल। और क्या होता था, देखो जो टैक्स है 400 करोड़ के अकॉर्डिंग लगता था, 400 करोड़ से कम कंपनी है या यहाँ तक इसका टर्नओवर है, तो उन पे लग रहा है 25% टैक्स, उससे ऊपर उन पे लग रहा है 30% कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और अगर कोई कंपनी है जिसको और ज़्यादा कुछ छूट चाहिए इनकम टैक्स में, तो वो कुछ डिडक्शंस भी ले सकती थी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जैसे अगर उन्होंने कुछ डोनेशन किया है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, और प्रॉफिट्स कमाए कुछ रीजन्स में जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में कुछ इन्वेस्ट करा है, तो मतलब इन कामों को करने के बाद जो गवर्नमेंट है वो उनको इनकम टैक्स में थोड़ा सा डिडक्शन कर देगी, मतलब इसमें से ना कुछ माइनस कर देगी। वो गवर्नमेंट की का डिस्क्रिप्शन है कि वो कितना माइनस करेगी। तो मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सोसाइटी में साइंटिफिक रिसर्च बढ़े और कोई कंपनी साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट उससे कम इनकम टैक्स ले लेगी थोड़ा सा, बस यही डिफरेंस था, ठीक है। तो थोड़े से डिडक्शंस भी अलाउड थे। होता क्या है 2019 में, 2019 के बाद चालू हो जाती है कंसेशनल टैक्स रिजीम। कंसेशन मतलब कि थोड़ी सी कमी या थोड़ा सा सस्ता टैक्स। हुआ क्या, कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस हो गया 22% फॉर कंपनीज विद सर्टेन डिडक्शंस, ठीक है। तो मैंने को क्या बताया अभी, कंपनीज 25% या 30% टैक्स दे रही थी, फिर उनको बोला गया चलो ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है या उस रीजन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम आपको ना थोड़ा सा डिडक्शन भी दे देंगे, कुछ और माइनस कर देंगे, मतलब आपको 25 की जगह 22% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ। लेकिन अगर कोई कंपनी रेडी है कि देखो मैं तो, मुझे डिडक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, कोई कंपनी बोले कि भाई मुझे इनकम टैक्स में जो डिडक्शन मिल रहा है वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आपका जो टैक्स है अब वो सिर्फ 22% रहेगा, ठीक है। जो कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाएगा कंपनी से वो सिर्फ 22% कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है। देन जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको भी लोअर रेट पर ही उनसे टैक्स लिया जाएगा। तो मतलब टैक्स जो है कॉर्पोरेट टैक्स वो काफ़ी कम हो गया।
ये ऐसा क्यों किया गया? एम ये था, देखो जो कंपनी, अगर आप सोचो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको कहीं कंपनी खोलनी है, एक जगह साउथ कोरिया, दूसरी जगह वियतनाम और तीसरी जगह इंडिया, ठीक है। साउथ कोरिया में आपको 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना है, वियतनाम में आपको 24% टैक्स देना है और इंडिया में आपको 30% टैक्स देना है। तो बताओ आप कहाँ पे अपनी कंपनी खोलोगे? ऑब्वियसली और भी सारे फैक्टर्स हैं, बाकी सारे फैक्टर्स मान लेते हैं यहाँ पे, किसी चीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो आप वियतनाम चुनोगे क्योंकि यहाँ पे सबसे कम टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एम था कि अगर हम इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम कर देंगे तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया आएगी और जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी घबराएंगी नहीं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में। वरना ऐसा होता था, कोई इंडियन कंपनी है, उसको ना एक और नई ब्रांच खोलनी थी, तो वो डरता था, यार मैं एक और नई ब्रांच खोलूंगा, फिर से मुझे ना 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, तो चलो छोड़ो। तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया तो गवर्नमेंट को लगता था कि जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी, और इससे डेफिनेटली जॉब्स और बढ़ेगी। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। और जो ग्लोबली कंपेटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट भी इंडिया में बनेगा। जैसे मैंने बताया, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह हैं, वहाँ पे जो टैक्स रेट है ना वो काफ़ी कम है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। और अगर इंडिया में ज़्यादा है तो जो कंपनीज है कहीं इंडिया को छोड़ के बाहर ना भाग जाए। तो हमें भी ग्लोबली कंपेटिटिव बनना है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये जो कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम है, ये क्यों लाई गई थी, ठीक है। ये इसके रीजंस है। अब इसका एनालिसिस करें तो क्या होगा? एनालिसिस से पता चल रहा है कि जो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज हैं, उन्होंने 3 लाख करोड़ तक बचा लिए, ठीक है। नई टैक्स रिजीम को उन्होंने जब फॉलो करा तो इंडिया के जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं उन्होंने 3 लाख करोड़ तक बचा लिए, बाय द वे, ठीक है। 3 लाख करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। जो इसरो का एनुअल बजट है ना, वो 10,000 करोड़ के अराउंड घूमता रहता है, कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ये इसरो का बजट है। और आप देखो कितने ज्यादा पैसे बचा लिए इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने, 3 लाख करोड़ तक। फिर इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर द कंपनीज ड्रॉप्ड फ्रॉम 30% प्लस टू 22%। तो क्या है जो इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता था? जैसे पहले क्या हुआ, 30% टैक्स रेट थी, अभी तो सिर्फ टैक्स रेट इस पे है। कभी कभी एजुकेशन सेस होता है, स्वच्छ भारत सेस होता है, कहीं कोई क्लाइमेट का कोई कैलामिटी आती है तो उससे भी और भी ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं। तो भर भरा के 32%, 35% तक ये टैक्स पहुंच जाता था। ऐसा होता था। कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, बट ओवरऑल जो टैक्स पे करते थे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था। तो जो 30% जो इफेक्टिव टैक्स रेट थी ना, वो अब 21% के अराउंड आ गई। तो इतना कम टैक्स वो पे कर रही हैं, इसलिए इतनी सारी कंपनीज ने 3 लाख करोड़ तक बचा लिए। और जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो 2015 से 2019 तक 10% बढ़ रहे थे, लेकिन 2020 से 2024 के बीच में वो 32% बढ़ गए। लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने पे करा वो सिर्फ 18% बढ़ा। मतलब इस टैक्स कट से फायदा कंपनीज को ही हुआ, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना ये पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स वो पे कर रहे हैं वो तो सिर्फ 18% बढ़ रहा है, लेकिन कंपनीज का प्रॉफिट तो 32% बढ़ गया। तो टैक्स भी तो उसके अकॉर्डिंग, जो टैक्स ओवरऑल अमाउंट वो पे कर रहे थे वो भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो कंसेशनल रेट है वो बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 8 लाख करोड़ का टैक्स नहीं मिला जो मिल सकता था, राइट। जो 8 लाख करोड़ का टैक्स मिल सकता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो नहीं मिला। और अगेन 8 लाख करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो और इसका रिजल्ट क्या दिखा? यहाँ पे क्या लिखा था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत ही कम बढ़ी। तो जो ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी टैक्स कम करने से, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ी इतनी, टैक्स कलेक्शन भी नहीं बढ़ा इतना, कंपनीज के प्रॉफिट बहुत बढ़ गए, और जितना टैक्स गवर्नमेंट ले सकती थी वो बहुत कम रह गया, ठीक है। और टैक्स कट लेड टू रेवेन्यू फॉरगॉन इंपैक्टिंग द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो हुआ क्या? अब आप देखो, गवर्नमेंट अगर 100 रुपए टैक्स ले रही थी, या 100 नहीं, 30 रुपए टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या कर रही थी, इस 30 रुपए को यूज कर रही थी, इससे बिल्डिंग, सड़कें, रेलवेज, सर्विसेज, खाना जो भी है लोगों को पहुंचा रही थी। अब गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम ना 100 की जगह आपसे सिर्फ 22 रुपए लेंगे, 30 की जगह हम आपसे 22 रुपए लेंगे, 8 रुपए आप अपने पास रख लो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप 8 रुपए से ना और भी ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट करोगे, जॉब्स दोगे।
तो ये जो 8 रुपए कम पे करा कंपनी ने, इससे इन्वेस्टमेंट और जॉब्स बहुत ही कम बढ़ी तो सही बट बहुत ही कम, उतना कुछ फायदा भी नहीं हुआ। और जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के पास 8 रुपए कम और आए तो गवर्नमेंट अब कम खर्चा भी तो कम करेगी ना। तो मतलब इन लोगों ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करा, गवर्नमेंट के पास खर्चा करने का भी कम पैसा बचा है, तो लोगों को तो जितनी सर्विसेज मिल रही थी उससे अब कितनी कम मिल रही है। तो ये बताया जा रहा है कि ये टैक्स का थोड़ा सा ब्लंडर यहाँ पे हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी कॉर्पोरेट टैक्स अपने आप में क्या होता है, किस टाइप का टैक्स है, ये सारी चीज़ें स्टैटिक इकोनॉमी में देखी जाएगी। नेक्स्ट, द राइट टू वर्क डिलीटेड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली क्या था कि इंडिया में देखा गया कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए एक स्कीम लाई गई जिसको बोला गया नरेगा, और बाद में इसका जो नाम है वो चेंज करके एमजी नरेगा रख दिया। अब ये क्या था, ये क्या एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। इसमें ये था कि जो जो भी रूरल घर है, कोई भी रूरल घर है, उसमें से एक इंसान को एक साल में 100 दिन हम क्या देंगे, काम देंगे। एक साल में 100 दिन गवर्नमेंट उनको काम देगी, और मेनली जो अनस्किल्ड काम है वही उनसे कराया जाएगा। तो ये एक स्कीम लाई गई। फिर इसमें डिमांड है कि भाई स्कीम नहीं, इसको तो आप ना एक्ट बनाओ। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी, इसको पार्लियामेंट में पास करा गया और फिर ये बन गया एक्ट, या फिर लॉ बोल सकते हो आप। ये लॉ बन गया या फिर ये एक्ट पास हो गया। तो अब ये जो स्कीम थी ना, ये मेयरली एक ऑफर नहीं है गवर्नमेंट का कि भाई हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, नहीं। एक्ट बनने के बाद ये लीगल राइट हो गई। क्या हो गई ये? लीगल राइट बन गई। लेकिन क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन किसी लॉ में लिखा है, इसलिए ये लीगल राइट बन जाती है। अगर मनरेगा का कोई एक्ट नहीं होता और वो सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम होती नॉर्मल, तो कोई जाके कोर्ट में नहीं बोल सकता कि भाई मुझे तो मनरेगा में नौकरी करनी है करनी है करनी है। कोर्ट बोलेगा देखो ये स्कीम है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उतनी ही जॉब दे पाएगी आपको। लेकिन जब ये लॉ बन गया ना, तब आप कोर्ट में जा सकते हो। गवर्नमेंट के पास पैसा है या नहीं, गवर्नमेंट को जॉब देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है, अब लोगों की लीगल राइट है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है, ये तो इसको एक्ट को तो आए हुए कुछ टाइम हो गया। अब हुआ ये है कि ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों का जो ये मनरेगा का जो कार्ड था ना, वो डिलीट होने लग गया। बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में से डिलीट होने लग गया अपने आप। कुछ का नाम तो लोगों ने अपने आप डिलीट कराया था, हटाया था, लेकिन बहुत बार देखा गया कि इतना ज़्यादा जो डिलीशन हो रहा है लोगों के मनरेगा कार्ड का, वो थोड़ा अनयूजुअल है। लोगों को पता ही नहीं, और उनका जो कार्ड है वो डिलीट हो गया। मतलब अगले दिन वो काम करने गए और उनको बोला अरे आप काम करने कैसे आ गए, आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, आपने तो अपना नाम हटा लिया यहाँ से, आप तो बेनिफिशियरी बनना ही नहीं चाहते। और वो जो काम करने आए वो कंफ्यूज हो गया, भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और बहुत सारे लोगों की जो लीगल राइट है ना, वो उनसे छीन ली गई। अब ऐसा क्यों है, इसको समझते हैं, और ये ऑथर इस आर्टिकल के थ्रू बता रहे हैं। सो ओरिजिन क्या हुआ था, देखो यही था, 100 दिन का वर्क पर साल ऑफर करा गया था किसी रूरल घर को, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से डील करने के लिए। और ये था कि अगर कोई नया आदमी किसी घर से जो पहले मान लेते कोई बच्चा था, अब वो 18+ हो चुका है, अब उसको काम करना है, तो उसको एक अडल्टहुड का प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मेरी एज इतनी हो चुकी है, अब मैं भी मनरेगा के अंदर काम कर सकता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन था डिलीशन का। अब है ना ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर एडिटोरियल। प्रीलिम्स में मनरेगा के ऊपर स्टेटमेंट्स आ जाएंगे बहुत सारे। एक लिखा होगा कि एक बार अगर किसी का नाम मनरेगा के अंदर आ गया तो वो डिलीट नहीं हो सकता। ऐसे रैंडम स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए डिलीशन अलाउड है यहाँ पे। कैसे? कोई इंसान बिहार में था, अब वो आंध्र प्रदेश में चला गया, तो बिहार का जो उसका मनरेगा कार्ड है वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका परमानेंट माइग्रेशन हो चुका है। फिर डुप्लीकेट और फेक एप्लीकेशंस, ये तो ऑब्वियस है, कोई अगर बार बार अप्लाई कर रहा है या कोई फेक एप्लीकेशन लगा रहा है तो वो डेफिनेटली डिलीट हो जाएगा, वो उसका जो कार्ड है। फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, किसी ने अपनी एज का प्रूफ गलत दिया है, घर का प्रूफ गलत दे दिया है, तो उसको वो भी डिलीट हो जाएगा, उसका नाम भी हट जाएगा। फिर अब ये जो स्कीम है ये किस चीज़ के लिए? रूरल हाउस होल्ड के अंदर। रूरल एरियाज कौन से होते हैं? जो विलेजेस होते हैं। मान लेते कोई एक, बहुत सारे लोग एक विलेज में रह रहे थे, अब ये विलेज थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, और जितने लोग इस विलेज के अंदर
एग्रीकल्चर में काम करते थे वो बहुत कम हो गए अब। तो कभी कभी विलेजेस को टाउन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर सिटीज या फिर अर्बन एरिया में काउंट कर लिया जाएगा अब, क्योंकि अब वो विलेज नहीं रहा टेक्निकली। तो जो जिन लोगों का नाम अब उस मनरेगा की लिस्ट में था, अब वो हट गया, क्योंकि मनरेगा का ये बेनिफिट सिर्फ रूरल एरिया में मिलता है, अर्बन एरिया में नहीं मिलता। और अगर कोई रूरल एरिया गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तो अब उनका नाम हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्लासिफिकेशन पर भी डिलीशन हो सकता था। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये किससे करा जाता था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अपने कुछ मास्टर सर्क्यूलर रिलीज करती थी, उसके थ्रू ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि 2022-23 में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आ गया। पहले क्या होता था? कोई इंसान है जिसने काम करा, वो जाएगा एक अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जिस इंसान को बिठा रखा होगा वहाँ पे, वो उसको उसके जो डेली के पैसे हैं काम करने के दे देगा, काम खत्म। लेकिन अब क्या हुआ? अभी इंसान जाएगा और अपना आधार कार्ड सबमिट करेगा, इसका जो आधार डेटा है वो गवर्नमेंट के सर्वर से मैच होगा, और तब जाके इसको पैसा मिलेगा। और उसी डेटा सेट से इसकी अटेंडेंस भी ली जाएगी, ऑनलाइन अटेंडेंस का भी सिस्टम यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, और ये मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी मतलब जहाँ पर भी मनरेगा के कैंप्स लग रहे हैं पूरे इंडिया में, हर जगह ये मैंडेटरी है कि आधार बेस्ड ही होगा पेमेंट। लोगों का जो काम कर रहे हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी अटेंडेंस, ये सब आधार के बेसिस पे होगी। आधार कार्ड चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आधार लिंकेज टू जो जॉब कार्ड है मनरेगा, ये कंपलसरी हो गया। जो लोगों का जॉब कार्ड था ना मनरेगा का, जो कैंसिल हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे, उसका अब आधार से लिंक होना ज़रूरी हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता है 100%, ये आपको पता है एज स्टूडेंट्स कि बहुत सारे जो आधार कार्ड हैं उनके अंदर कभी कभी कुछ ना कुछ डेटा गलत लिखा होगा। बहुत सारे लोगों के नाम के आगे कॉमा लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का जो घर का नाम है, एड्रेस है, वो गलत है, किसी की प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही ब्लर्ड है या फिर अनरिकॉग्नाइजेबल है। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में आज एग्जिस्ट करते हैं। तो जॉब कार्ड से उसको मिक्स कर दिया तो हो सकता है ये मैच हुआ ही ना। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब से ये पेमेंट सिस्टम इनेबल हुआ तो 2021, 22, 23 के अंदर देखा गया कि अराउंड, अगर आप इसको काउंट करो, अराउंड 8 लोग या 6 लाख लोग, सॉरी 6 करोड़ लोग, ठीक है, 6 से 7 करोड़ लोग, इनका जो कार्ड है वो डिलीट हो गया। और 2023 में तो 2021 से 250% इंक्रीज हुआ कार्ड जितने डिलीट हुए। देखो करोड़ों में कार्ड डिलीट हो रहे हैं। पिछले 4-5 साल में 10 करोड़ वर्कर्स का जो जॉब कार्ड है मनरेगा का, वो डिलीट हो गया। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने सारे लोग हैं जिनको बताया भी नहीं गया कि तुम्हारा कार्ड डिलीट हो गया। एलिगेशंस आ रहे हैं कि ग्राम सभा को पूछा नहीं गया, किसी को भी नहीं पूछा गया, और डिलीशन रॉन्गफुल है। ऐसा क्यों हुआ और किस किस मतलब इसके रीजंस क्या लिखे गए? जब डिलीट करा जाएगा किसी का जॉब कार्ड ना, तो जो कंप्यूटर है या जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ इस इंसान का जॉब कार्ड। तो उसमें एक ऑप्शन है नॉट विलिंग टू वर्क। ये ऑप्शन क्या है कि कोई इंसान काम नहीं करना चाहता, इसलिए मतलब इसका ये मतलब होगा कि जो मनरेगा का बेनिफिशियर है वो ऑफिस में जाएगा और बोलेगा कि भाई मैं आज से काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना मनरेगा में काम, तो मेरा जॉब कार्ड आप कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर पे बैठा है बोलेगा ठीक है मैं आपको जॉब कार्ड कैंसिल कर देता हूँ। तो ये नॉट विलिंग टू वर्क रीजन 71% केसेस में रीजन था कार्ड का डिलीशन का। और ये जो 71% है 83% हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 में। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में जितने लोगों का भी जॉब कार्ड कैंसिल हुआ है उसमें से 83% लोगों ने बोला कि भाई मुझे काम नहीं करना। लेकिन अगर आप रूरल एम्प्लॉयमेंट को देखोगे या रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स को देखोगे तो वो बहुत बड़ा है। जो क्वांटिटी है ना रूरल अनएम्प्लॉयड की वो बहुत ज़्यादा है। तो 83%, 83% लोग कैसे बोल सकते हैं ऑफिस जाके कि भाई मुझे जॉब नहीं चाहिए या मुझे काम नहीं करना? तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, बहुत बार जो विलेज बिकम्स अर्बन, ये वाला जो रीज़न था ना कि कोई विलेज अर्बन एरिया बन गया तो वहाँ पे सारे जॉब कार्ड्स कैंसिल हो गए। पहले बात तो जिनके जॉब कार्ड्स थे उनको बताया नहीं गया। दूसरी चीज़, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है। एक स्कीम पिछले 20 साल से चल रही है, एक स्कीम अभी 2 साल से चल रही है। इस स्कीम के अंदर एक विलेज अर्बन है, इस स्कीम के अंदर वो जो विलेज है वो रूरल लिखा हुआ है।
क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे डॉक्यूमेंट्स में इतनी इनएफिशिएंसीज होती है, तो इनकंसिस्टेंटली इस रूल को यूज करके बहुत सारे लोगों का जॉब कार्ड डिलीट कर दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि लोगों की जो लीगल राइट है एम्प्लॉयमेंट की, उसका वायलेशन हो रहा है। और ये लीगल राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का वायलेशन हो रहा है, तो ये लीगल राइट क्यों यूज किया है शब्द, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है ना। सबसे बुरी बात यह है कि आपने किसी का जॉब कार्ड डिलीट कर दिया एक ऑफिस ने, तो क्या कोई और दूसरा ऑफिस नहीं होना चाहिए जो उसको जाके वेरीफाई करे कि ये जॉब कार्ड सही में डिलीट हुआ है या फिर ऐसे रैंडमली डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ डिलीशन का ये। और ग्राउंड रियलिटी से बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है, और अगर 71% लोग जिनका जॉब का डिलीशन हो रहा है, उनका रीजन डाल दिया नॉट विलिंग टू वर्क, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मिसमैच है। ग्राउंड पे लोगों को जॉब चल रही है, चाहिए, ग्राउंड पे लोगों को जॉब चाहिए, और कंप्यूटर में लिखा है कि लोगों ने जॉब कार्ड अपना कैंसिल करवा दिया ये कह के कि वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा एक जेपर्डी है, मिसमैच है, और समझ नहीं आ रहा। फिर ये बोला गया कि यहाँ पे जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि एविडेंस बोलता है कि जैसे ही एबीपीएस लागू हुआ 250% इंक्रीज हो गया डिलीशन के अंदर। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बोला गया कि वेरिफिकेशन करनी चाहिए, ग्राम सभा का डिसीजन इन्वॉल्व होना चाहिए डिलीशन के दौरान, क्योंकि ग्राम सभा मनरेगा के अंदर ना ग्राम सभा को काफ़ी अच्छा स्टेटस दिया है। वहाँ पे जो सोशल ऑडिट वगैरह है वो ग्राम सभा ही करता है। तो बहुत सारे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई भी ग्राम सभा करता है। तो ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट डिलीशन में क्यों नहीं है? ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स कराओ यहाँ पे, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी तो डालो। कोई इंसान जॉब लेने गया, उसको पता चला कि उसका जॉब कार्ड डिलीट हो गया, तो कोई ऐसा सिस्टम तो हो वहाँ पे तुरंत जहाँ पे वो कंप्लेन कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कुछ रिकमेंड करा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एबीपीएस में ऐसा क्या हो गया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते ही जिससे डिलीशन चालू हो गए। देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, जिसको बोलते हैं रश्ड कंप्लायंस। ये चीज़ आर्टिकल में नहीं लिखी, मैंने अलग से इन्वॉल्व की यहाँ पे क्योंकि बताना जरूरी था। रश्ड कंप्लायंस क्या होता है? एक स्कीम आई, ऊपर से ऑर्डर आया कि इस स्कीम को आपको 100 दिन में पूरा करना है, तो कैसे तैसे करके इस स्कीम को 100 दिन में पूरा करा जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। अब यहाँ पे आप देखो कि हो क्या रहा है। 100 लोग हैं जिनका जॉब कार्ड है, ठीक है, ऑर्डर है ऊपर से कि सारे जॉब कार्ड्स को आधार कार्ड से लिंक करना है और तभी पेमेंट होगा, और वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। सिंपल। और इनके पास मैंडेटरी ऑर्डर था कि अब जब से पेमेंट जाएगा वो हर पेमेंट ऑनलाइन के रूट से ही जाएगा, अटेंडेंस ऑनलाइन होगी और कोई तरीका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जो ग्राउंड पे ऑफिस थे उनको जल्दी जल्दी ये लिंकेज करना है, लेकिन ये लिंकेज बहुत स्लो हो रहा था। तो आप खुद देखो, अगर 100 जॉब कार्ड है एक ऑफिस के अंदर, और ये जो लिंकेज है आधार कार्ड के साथ ये धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जो टाइमलाइन है ना वो खत्म होने वाली है, तो वो क्या करेंगे? बोलेंगे कि ये जो 50 जॉब कार्ड तो एग्जिस्ट करते नहीं है, मतलब 50 जॉब कार्ड को डिलीट कर देंगे वो कंप्यूटर में से। तो कितने बचे? 50। और 50 लिंक करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, और इनकी जो टाइमलाइन है ना वो पूरी हो जाएगी। मतलब ऊपर से ऑर्डर आया कि जितने भी जॉब कार्ड हैं उनको आधार कार्ड से लिंक कर दो, तो इन्होंने जॉब कार्ड को डिलीट ही कर दिया ज़्यादा। और क्योंकि फिर कम लिंक करने पड़ेंगे ना, और वो जल्दी हो जाएंगे, टाइम के अंदर ही जो उनका स्कीम है वो कंप्लीशन हो जाएगी। तो इसके कारण जो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही, और प्रेशर था इनके पास आधार सीलिंग टारगेट को पूरा करने का। ठीक है, इसलिए जो नॉट विलिंग टू वर्क इस ऑप्शन को क्लिक करा उन्होंने और जॉब कार्ड्स डिलीट कर दिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं एक्सक्लूजन एरर। इंडियन गवर्नेंस में जो स्कीम्स हैं उनमें 2 टाइप के एरर्स आते हैं, इंक्लूजन एरर और एक्सक्लूजन एरर। इंक्लूजन एरर क्या होता है? जो बेनिफिशियरी नहीं है किसी स्कीम का, उसका नाम उस स्कीम में आ जाना। एक्सक्लूजन एरर, जिस बेनिफिशियरी का नाम आना चाहिए उसका नाम नहीं आना। तो ये दोनों आपको नाम, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। चलते ना लास्ट न्यूज़ की तरफ। अ प्राइमर ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी टॉक्स। इस चीज़ की बात हमने कल भी करी थी कि ये डिसाइड हुआ था और ये लग रहा था कि क्यों ना क्लाइमेट चेंज की, जैसे हर साल एक मीटिंग होती है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है, ऐसे ही क्यों ना एक एनुअल मीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन की भी हो। और इस एनुअल मीटिंग को हर साल जो ये मीटिंग होगी उसको गाइड करने के लिए क्यों ना कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हम साइन करें। ठीक है, लेकिन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तुरंत तो साइन हो नहीं सकती, और ये सारे डिस्कशन चल रहे थे 2022 में। तो 2022 में डिसाइड होता है कि चलो ऐसा करते हैं, हम 5 ना छोटी छोटी मीटिंग करते हैं। 5 हम बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही छोटी मीटिंग करेंगे, जिसको बोला गया
इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। तो आईएनसी बनाई गई और बहुत ही छोटी सी कमेटी है ये। आईएनसी की 5 मीटिंग होगी और 2022 से 2024 तक और 2024 के एंड में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके थ्रू प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हम तैयार कर देंगे। ये एम था इसका। तो अभी क्योंकि 2024 पूरा होने वाला है, तो जो आईएनसी है उसकी 5th मीटिंग चल रही है बुसान में, जो कि है साउथ कोरिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बातें चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन है वो अभी अच्छे से नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल एंड गैस बनाती है, प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती है, वो इस लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने वाली ट्रीटी से अग्री करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है, क्योंकि ऑयल से या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, उससे प्लास्टिक भी बनता है। तो अगर आपने प्लास्टिक को रोक दिया तो मान लेते हैं ये जो लोग हैं ऑयल बहुत सारी कंट्रीज को बेचते थे, जिसमें से 2 कंट्रीज इनसे ऑयल खरीदती थी सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बनाने के लिए। अगर आपने प्लास्टिक के पोल्यूशन को और प्लास्टिक की प्रोडक्शन को इन फ्यूचर बैन कर दिया, तो ये जो कंट्रीज हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से ऑयल खरीदेगी भी नहीं ना। तो यहाँ पे इसलिए ये थोड़ा सा हेजिटेशन है। ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो 2024 तक 2022 से 70% तक बढ़ जाएगा। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। 736 मिलियन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि 2022 से 2020 से 2040 तक जो प्लास्टिक पोल्यूशन है या जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है सॉरी, वो 70% तक बढ़ जाएगा। ये ओईसीडी ने बताया। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में। हैव अ गुड डे।